हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग। हेलो, नीचे कौन लाइव करेगा? साउंड, तरंग, वेव। हाँ, कल का क्लास होगा। हाँ, कल चला, थोड़ा तबीयत खराब था, अभी ठीक है। हम लोग इतना जल्दी थोड़े मरेंगे। कल गर्मी थोड़ा ज्यादा था। कल चला खाना नहीं खाए थे दिन भर, इसलिए भी हमको लगता है गड़बड़ा गया। शुरू करें। ध्वनि का परावर्तन, यही ना? जब किसी सतह से टकराकर वापस ध्वनि उसी माध्यम में लौट जाती है तो यह घटना ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, यह घटना क्या कहलाती है? परावर्तन। दो ध्वनियों के बीच में कितना सेकंड का अंतर होना चाहिए? 1/10 सेकंड। कितना सेकंड का? 1/10 सेकंड का अंतर होना चाहिए, अर्थात 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। दो प्रतिबिंबों के बीच में भी 0.1 सेकंड का अंतर होना चाहिए। उससे कम का अंतर होगा तो हम दो प्रतिबिंब के बीच में या दो ध्वनि के बीच में अंतर नहीं कर पाएंगे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इको के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग किस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं? इको के बारे में। इको क्या है? इको होता है, चला जैसे हमने कहा हेलो, तो आपको सुनाई देता होगा हेलो हेलो हेलो, ऐसा सुनाई देता है। और कभी आप कुआं में चिल्लाए हैं? कुआं देखे हैं कि नहीं? देखे हैं। कुआं देखे होंगे तो आप एक चीज गौर किए होंगे, कुआं में ऐसे चिल्लाइएगा ना, चिल्लाने के बाद अपना मुंह बंद कर लीजिएगा, कुछ देर तक आपको गूंज सुनाई देगा। ऐसा हुआ है? कुआं में ऐसे मुंह दे दीजिए, चिल्लाइए हेलो, तो आपको ध्वनि की गूंज रिपीट नहीं होगा, गूंज सुनाई देगा, गूंजेगा। जब आप स्पीकर वगैरह में इको बढ़ा देते हैं तो इको बढ़ाने के बाद आप कहते हैं हेलो, तो कहता है हेलो हेलो हेलो, कहता है। सुने हैं कि नहीं? तो ये दोनों अलग अलग है। एक को कहते हैं प्रतिध्वनि, जिसमें हेलो 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 है, बार बार सुनाई देता है। एक है गूंज सुनाई देना, ध्वनि समाप्त हो जाने के बाद भी गूंजते रहता है। इसको हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन, अनुरणन। क्या कहते हैं? परावर्तन के दो उदाहरण हैं। एक है प्रतिध्वनि, इको, एक है अनुरणन, रिवर्बरेशन। ठीक ना? इसमें चला बार बार सुनाई पड़ता है, बार बार सुनाई पड़ता है। इसमें स्रोत के समाप्त हो जाने के बाद भी गूंजते रहता है। स्रोत के समाप्त होने के बाद भी गूंजना क्या कहलाता है? अनुरणन कहलाता है। ठीक है, बार बार सुनाई देना प्रतिध्वनि, और ध्वनि के समाप्त, जैसे आप कभी लोटस टेम्पल गए हैं? लोटस टेम्पल में आप अगर जाइएगा, वहां पर लिखा रहता है मेंटेन साइलेंस।
अगर आप वहां पर जाके जोर से चिल्ला देते हैं, चिल्ला के चुप हो जाते हैं, तो वो बहुत देर तक ध्वनि गूंजते रहता है। तो उसको हम लोग अनुरणन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हलो 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 प्रतिध्वनि। अब चला पहले हम लोग प्रतिध्वनि को सुनते हैं। प्रतिध्वनि आप जाइएगा कभी पहाड़ वहाड़ पे जाइए। हीना मूवी देखे हैं? हीना कौन कौन देखा है? हीना मूवी है रे, तुम लोग छोटा, कितना बढ़िया मूवी है, ऋषि कपूर और मंदाकिनी का। उसमें हीना जब हरा जाती है तो पहाड़ों में वो खोजते रहता था, एक बार जोर से वो चिल्लाता है हीना, वो देखेगा आवाज आएगा हीना हीना हीना। या आप चले जाइए शिमला, शिमला जानते हैं? वहां पे वो लवर्स पॉइंट है, वहां पे लिखल है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर चबूतरा बनाइल है। वहां से आपको क्या करना है, 50 रुपए का टिकट लेना है, और टिकट लेके आपको जोर से चिल्लाना है अपनी महबूब या अपने महबूबा का नाम। अगर वो 5 बार रिटर्न आ गया मतलब आप अपने महबूब या महबूबा से बहुत प्यार करते हैं। 4 बार आया मतलब कम प्यार करते हैं। 3 बार आया तो साफे कम। 2 बार आया तो समझिए कि आप फ्रॉड हैं। 1 बार आया समझिए आप जूता खाने वाला आदमी है। और नहीं आया तो समझ लिए कि आपको काट देना चाहिए, इतना फ्रॉड है आप। तो कहते हैं 1 2 3 4 5, तो वहां लिखल है, आपको एगो पुर्जा देगा, कहेगा कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कीजिए, आपको पहले से पता नहीं रहेगा, जाके चिल्लाइएगा। मान लो आपकी बीवी का नाम अलखुदनी है, तो अगर मान लीजिए आप चिल्लाते हैं अलखुदनी, उधर से अगर 1 बार आता है तो जूता तो खा जाइएगा, नहीं खा जाइएगा। तो अगर उपाय है, चला उपाय क्या है कि 50 के बदले 100 खर्चा करो, और जगह टिकट लेता हो ओकरे से पूछ लो कई नंबर, तो उतरा बता देगा 3 नंबर पे जाके चिल्लाइए, 5 बार रिटर्न आ जाएगा। तो तुम अपना 3 पे खड़े हो जाओ, मैम को 5 पे खड़े कर दो, और बोलो तू चिल्लाओ, ठीक ना? तो तुम 3 पे चिल्लाएगा तो 5 बार आ जाएगा, वो 5 पे चिल्लाएगी तो 1 बार नहीं आएगा। मामला जो है कहना उसको कि तुम गड़बड़ हो, इसका मतलब तब ना नहीं आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखो तुम्हारे लिए हम कितना सोचते हैं, एक तो पढ़ाते हैं और थोड़ा बचा भी देते हैं। ये क्या है? ध्वनि का परावर्तन है। जैसे अगर आप 5 नंबर के सामने चिल्लाते हैं तो उसके पीछे 5 गो पहाड़ है। पहले पहाड़ से चिल्ला के 1 बार अलखुदनी, दूसर से दूसर बेर, तेसर से तेसर बेर, चौथा से चौथा बेर, 5वां से 5वां। जहां से 1 बार नहीं आएगा ओकर सामने में पहाड़ है ये नहीं है, मतलब अगर आप चिल्ला दिए जाते रह जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा, तो जूता आपको लगते रह जाएगा, एको को रिटर्न नहीं आएगा। तो कहने का मतलब प्रतिध्वनि का मतलब होता है बार बार सुनाई देना, किसी सतह से या सतहों से टकराकर बार बार ध्वनि का वापस आना प्रतिध्वनि कहलाता है। अब आप कहिएगा कि सर एम्पलीफायर में पहाड़ रखल है, जो एम्पलीफायर का इको बढ़ा देते हैं तो बार बार सुनाई देता है। वहां पर चला हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा एम्पलीफायर में प्रतिध्वनि जनरेट किया जाता है। अब प्रतिध्वनि यहां सुनाई दे रही है क्या? यहां सुनाई दे रही है। इसका कंडीशन है स्रोत और परावर्तक सतह जहां से टकरा कर आएगी उसके बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर या 17 मीटर होना चाहिए। कितना मीटर? सही आंसर है 16.6 मीटर, या कितना मीटर? 17 मीटर होना चाहिए। 16.6 मीटर या कितना मीटर? 17 मीटर होना चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए, सुनाई पड़े इसके लिए स्रोत और परावर्तक सतह जगह टकरा कर आएगी उसके बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 16.6 या 17 मीटर। अब एक बात बताइए कि ये परावर्तन है कि बहुल परावर्तन है? बहुत सारे पहाड़ से परावर्तन होता है तो इसको परावर्तन कहेंगे कि बहुल परावर्तन? क्या कहेंगे इसको? क्योंकि बहुत सारा पहाड़ से टकरा कर आता है इसलिए इसको परावर्तन नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुल परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं किसी सतह से टकराकर ध्वनि का बार बार सुनाई देना, बार बार सुनाई देना, हलो हलो हलो, प्रतिध्वनि कहलाता है। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए?
कहता है अब अनुरणन, अनुरणन क्या है चला, हम बोले तो तुमको ध्वनि का स्रोत समाप्त हो जाएगा, एक बार चिल्ला के छोड़ दो गूंजते रहेगा, उसी को क्या कहते हैं अनुरणन। ध्वनि स्रोत समाप्त हो जाने के बाद भी ध्वनि की गूंज का कायम रहना क्या कहलाता है अनुरणन। इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन, बहुल परावर्तन है, बहुल को काट दो, इसका कारण है ध्वनि का परावर्तन। अच्छा कभी सिनेमा हॉल गए हो सिनेमा देखने? गए हो? अरे सिनेमा हॉल गए हो? नहीं गए हैं कि नहीं? सच्ची? कितने लोग गए हैं एक बार हाथ खड़ा कीजिए। विद्या कसम, सातों विद्या नाश। हमार श्राप है तोरा जिंदगी में कभी नौकरी नहीं होगा, जो झूठ बोल रहा होगा जल्दी हाथ खड़ा कर लो। तुम लोग कभी नहीं गई है? सच में? मरने से पहले एक बार चल जाओ, भगवान तुम लोगों की आत्मा को शांति देगा। एक बार यार सिनेमा हॉल, सब चीज का एक्सपीरियंस एक बार होना चाहिए। आप सिनेमा हॉल चले जाइए, सिनेमा हॉल में आप देखिएगा, गांव वाला सिनेमा हॉल में 3 टका का टिकट मिलता था हम लोग के टाइम में। 3 रुपया में सबसे आगे का और 10 रुपया में सबसे पीछे का। ये 2005-6 का बात बता रहे हैं तुम, 5-6 2-3 का बात बता रहे हैं। तो ये जो सिनेमा हॉल में, वह गांव के सिनेमा हॉल में आप चले जाइए, यहां के सिनेमा हॉल में जाइए, आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा। क्या अंतर समझ में आएगा? गांव के सिनेमा हॉल में अगर कहेगा कि मान लीजिए कि शोले मूवी चल रहा है, बसंती धर्मेंद्र बांधा हुआ है, अब बसंती नाच रही है, अब धर्मेंद्र का डायलॉग है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो। मान लो ऐसा डायलॉग है कि बसंती इन सभी कुत्तों के सामने मत नाचो, ठीक ना। अब चला, तुम जब वहां के सिनेमा हॉल में ये मूवी देखोगे ना, गांव के सिनेमा हॉल में तोरा पता नहीं चलेगा की बोला। वहां ध्वनि गूंजता है, बहुत ज्यादा गूंज पैदा होता है, तो उसको यहां के सिनेमा हॉल में जाओगे तो एक एक चीज तुमको क्लियर सुनाई देगा। यहां के जो सिनेमा हॉल्स हैं, यहां पर 250-300 का टिकट मिलता है। ऊपर से क्या बोलते हैं उसको, एक पॉपकॉर्न खाओगे तो हमको लगता है कि हम लोग जब 5-6-7 आदमी कभी जाते हैं तो हमको लगता है 4-4.5 हजार का पॉपकॉर्न और कोक पी लेता है। और पॉपकॉर्न हमको लगता है मुश्किल से 1 किलो मकई का नहीं होगा। गांव घर में वो 20 टका, यहां जाओगे 400 टका। कभी जाना वो पीएनएम मॉल जो है प्रकाश झा वाला, वहां तो लूटता है वो लोग। 450 टका में 200 ग्राम मकई के फुफ्फी देगा, पॉपकॉर्न देगा 400 का, कोल्ड ड्रिंक। तो यहां का सिनेमा हॉल इतना महंगा है फिर भी लोग जाते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि यहां के सिनेमा हॉल में साइड में आप देखिएगा प्लाई ठोका हुआ है और उसके ऊपर में मोटा पर्दा ठोका हुआ है, और गांव के सिनेमा हॉल में बोरा टांगल है। यहां लगेगा ना काने के पास बोल रहा है, वहां लगेगा पता नहीं केने मुंह घुमा के बोल रहा है। काहे? होता क्या है चला, जैसे अभी रूम से हम सबको निकाल दें, हम पढ़ाने लगेंगे तो आवाज गूंजेगा, ठीक ना। तो ये जो अनुरणन और प्रतिध्वनि को रोकने के लिए, ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, ध्वनि एक प्रकार का क्या है, कंपन है। एगो पन्ना देना, एगो पन्ना दो, लौटा देंगे, छोड़ दो। गौर से देखिए, यहां हम इसको हिला रहे हैं, तो जितना नीचे हिल रहा है उतना ऊपर हिल रहा है क्या? जितना नीचे हिल रहा है उतना ऊपर हिल रहा है क्या? देखो नीचे ज्यादा हिल रहा है, ऊपर कम हिल रहा है। बोलन रे, इसका मतलब ये कंपन को एब्जॉर्ब किया, कंपन को अवशोषित किया। बोलन रे, तो जब मोटा, अब कभी आईआईटी खड़गपुर का जो ऑडिटोरियम है जमशेद जी टाटा ने बनाया है, उस वहां कॉर्क का एकॉस्टिक है। अब एकॉस्टिक क्या होता है हम बताते हैं। जैसे अगर इस पर हम मोटा पर्दा चिपका दें, प्लाईवुड मार दें, तो ये पर्दा है मान लो, तो ये ध्वनि के कंपन को अवशोषित कर लेगा। अगर हम बोलते हैं बसंती, तो एगो बसंती सीधा तौर कान में गया, एगो बसंती वहां से टकरा कर भी तुम्हारे कान में आता है,
इसीलिए तुम दो बसंती के बीच में अंतर नहीं कर पाते। अगर एक बसंती सीधे तुम्हारे कान में जाए और एक बसंती जो वहां जा रहा है वहीं अवशोषित हो जाए, तो तुमको सभी ध्वनियां अलग अलग सुनाई देगी। नहीं तो हम कहेंगे बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचो, और उधर से फिर जब तक बसंती इन कुत्तों में हम रहेंगे तब तक बसंती टकराकर फिर अगर कान में आ जाएंगे, तो मिक्स ना हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मोटा पर्दा, खुरदरी दीवार, ये सब ध्वनि अवशोषक हैं, ये कंपन को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए रिटर्न ध्वनि नहीं आती। और ऐसे पदार्थ को हम एकॉस्टिक कहते हैं, ध्वनि अवशोषक पदार्थ कहते हैं। भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी, ग्रीन मफलर परियोजना। आप कहिएगा ये क्या है? भारत सरकार ने कहा कि जहां जहां जिस जिस जैसे रेलवे स्टेशन के बगल में लोग, इचला ध्वनि एक प्रकार का प्रदूषण माना जाता है। अगर आप लगातार महत्तम ध्वनि सुनते हैं तो आपके दिमागी हालत पे असर पड़ सकता है, आप अननेचुरल बिहेवियर कर सकते हैं। तो जो लोग स्टेशन के आसपास में रहते हैं उनके लिए सरकार ने ये बनाया कि आसपास में या बस स्टैंड के आसपास में या रेल एयरपोर्ट के आसपास में पत्तेदार पेड़ लगाए जाएं। कैसे पेड़? तो पत्तेदार पेड़ लगाए जाएंगे तो ध्वनि एक प्रकार का कंपन है, मान लो पेड़ का पत्ता है, यहां अगर कंपन आएगा तो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा ही। बोलो न रे, जैसे तुमको अभी सब कोई रूम से निकाल दे तब जो ध्वनि सुनाई देगा, गूंजेगा, अभी सब रूम में है तब ध्वनि सुनाई देता, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बोलो न रे। बाथरूम में चार आदमी मिलके, ये अकेले तुम बंद कर लो, अब बोल लो, फोन करो किसी को, गूंजेगा? बोलो न रे, नहीं गूंजता है। वही अगर चार आदमी मिल के करो बाथरूम, तब मतलब बात करो तब नहीं गूंजेगा? गूंजेगा क्या? तो कहने का मतलब हमारा ये है मेरे दोस्त कि ग्रीन मफलर परियोजना के तहत भारत सरकार ने पत्तेदार पेड़ लगाए अलग अलग जगहों पर, जहां जहां ध्वनि का कंपन अधिक होता था या ध्वनि प्रदूषण अधिक होता था, वहां पर पत्तेदार पेड़ लगाए गए। तो जो पत्तेदार पेड़ लगाए गए तो वो हर जगह हर इन्वायरमेंट में सूट नहीं किया, इसलिए वो सारे पेड़ खत्म हो गए, इसलिए आपको दिखता नहीं है वो। तो ग्रीन मफलर परियोजना कहेगा किससे संबंधित है? कहेंगे ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। किससे? आप कहेगा ये जो मोटा पर्दा है, प्लाईवुड है जो ध्वनि को अवशोषित करता है, कॉर्क है। अब कॉर्क क्या होता है? कभी बैडमिंटन खेले हो, उसके पीछे में कॉर्क होता है, तो वो कॉर्क भी चिपका दिया जाता है दीवार में, तो सारे ध्वनि को क्या करता है? अवशोषित करता है। ठीक है, आप मारिएगा ना नेट पे एकॉस्टिक, तो बहुत सारा एकॉस्टिक मटेरियल आ जाएगा जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित करते हैं। कहिएगा एकॉस्टिक क्या है? एकॉस्टिक ध्वनि अवशोषक, ध्वनि विज्ञान से संबंधित है, और ध्वनि अवशोषक पदार्थ को एकॉस्टिक कहते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? मोटा पर्दा, प्लाईवुड, खुरदरी दीवार। दीवार को भी खुरदरा बना दीजिएगा ना, तो ये ऐसे ध्वनि आएगा, इसी में लटपटा के रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। और कॉर्क, प्लाईवुड, इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं ध्वनि को क्या करने में? अवशोषित करने। क्या करने में? अवशोषित करने में। तो ध्वनि अवशोषक पदार्थ हैं ये लोग। और सबसे अच्छा ध्वनि अवशोषक कौन है? कॉर्क। सबसे अच्छा ध्वनि अवशोषक कौन है? कॉर्क है। देखो, देखो, ये सब एकॉस्टिक मटेरियल, ये देख रहे हो ना, लोग दीवार में इसको चिपकाते हैं। क्या लिखा है देखो, एकॉस्टिक मटेरियल गाइड गेट बेटर साउंड। आप बेटर साउंड अगर गेट करना चाहते हैं तो आप लोग ये मटेरियल मिलता है, ऐसा है ही, मिलता है ही, ठीक ना। और इससे आप जो है, ये ध्वनि अवशोषक पदार्थ है जिसके द्वारा आप कुछ में वादे प्यार वफा। देखें,
ये अभी हम ऑर्डर कर रहे थे ये वाला वॉल में लगाने के लिए, तो हमको लगा कि पूरा रूम में लगाने के लिए लगभग 80 से 90 हजार रुपया लगता ऊपर वाले पे। ये एकॉस्टिक मटेरियल है, ये मिलता है। इसको आप लाइए, ला के खाली वॉल पे चिपका दीजिए, तो जितना भी ध्वनि आपका गूंज रहा है उस सबको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। स्टूडियो वगैरह में लोग लगाते हैं, जहां गाना वाना नहीं गाता है तो वहां आवाज देखता है कितना क्लियर रहता है, वहां आवाज गूंजता नहीं है। कहते सिनेमा हॉल में अनुरणन यानी गूंज और प्रतिध्वनि को रोकने के लिए ध्वनि अवशोषक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम एकॉस्टिक पदार्थ कहते हैं। कौन पदार्थ कहते हैं? ध्वनि अवशोषक पदार्थ में सबसे बढ़िया कौन है? कॉर्क, फिर मोटा पर्दा, फिर खुरदरी दीवार, फिर प्लाईवुड। ग्रीन मफलर परियोजना तथा एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? ध्वनि से। ग्रीन मफलर परियोजना में क्या हुआ था, लिख लो। ग्रीन मफलर परियोजना में पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे। ग्रीन मफलर परियोजना में पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे। ग्रीन मफलर परियोजना में पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे। हेलो, क्या बोले हम? ग्रीन मफलर परियोजना में क्या हुआ था? पत्तेदार पेड़ लगाए गए थे। कहते हैं ध्वनि के परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में क्या आती है? कमी। कल बताए थे हम, टकराएगा तो तीव्रता उतनी ही रहेगी कि थोड़ी कम हो जाएगी। अब कहते हैं ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है? चला, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब ध्वनि का क्या होता है? अपवर्तन। मान लीजिए कोई पानी में है, हम ऊपर से चिल्ला रहे हैं। मान लीजिए कि कोई पानी में डूब गया, हम ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि ए जी हाथ पैर मारो ऊपर आ जाओगे, तो हम हवा में हैं, वो कहाँ है? पानी में। तो अगर पानी में जो ध्वनि सुनाई पड़ेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, इसको हम लोग अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? अपवर्तन। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि अधिक दूर तक सुनाई पड़ती है, किसके कारण? अपवर्तन। दिन में आपको कम दूर तक सुनाई पड़ती है और रात में नमी अधिक ना होता है तो ज्यादा दूर तक सुनाई पड़ता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अब व्यतिकरण क्या है? चला, व्यतिकरण मतलब होता है इंटरफेरेंस। व्यतिकरण बोले तो, व्यतिकरण बोले तो, व्यतिकरण इंटरफेरेंस ना। व्यतिकरण बोले तो क्या? इंटरफेरेंस। अभी क्या होता है? चला, इंटरफेयर समझते हो? जैसे हम और ये बात कर रहे हैं, बीच में आके कोई चढ़ गया, तो कहते हैं चला, जब दो ध्वनि तरंगे समान तीव्रता और समान आयाम की, समान तीव्रता और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, समान तीव्रता और समान आयाम का, इसको कहते हैं चला इंटरफेरेंस। आप बताओ, असमान तीव्रता का अगर होगा तो कभी इंटरफेयर करेगा? समान तीव्रता और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे अगर एक दूसरे पर सुपर इंपोज करती है, अध्यारोपित होती है, चढ़ती है, तो कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम हो जाती है और कहीं पर शून्य हो जाती है। कहते हैं ध्यान दीजिएगा, अगर एक है कि दो है? अकेले हम बात कर रहे हैं, कभी इंटरफेरेंस होगा? दो होगा तभी ना इंटरफेरेंस होगा। कहते हैं दो ध्वनि तरंगे समान तीव्रता और समान आयाम की दो तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम और कहीं पर क्या हो जाती है? शून्य। कहीं पर महत्तम और कहीं पर शून्य, कहीं पर महत्तम और कहीं पर शून्य हो जाती है, और यह घटना व्यतिकरण कहलाती है। जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
हिंदी में कहते हैं संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। विनाशी व्यतिकरण। क्या कहते हैं इसको? ध्यान दीजिएगा। कहते हैं अगर जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है उसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, संपोषी व्यतिकरण। और जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है उसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण। इसको कहते हैं संपोषी, जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम की न्यूनतम, और जहां पर शून्य होती है उसे विनाशी व्यतिकरण। क्लियर है? अब देखिए चला जी, ध्यान से समझिएगा। जहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है यहां पर अगर कोई जहाज आ जाएगा तो आपको रिटर्न में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। अगर यहां पर कोई जहाज आ जाए तो रिटर्न में आपको कोई सिग्नल नहीं मिले। जैसे हम बोले थे सोनार के द्वारा हम लोग जहाजों को खोजते हैं, लेकिन अगर इस एरिया में जहाज आ जाएगा तो इसका कोई सिग्नल आपको मिलेगा नहीं। MS-370 था, एक बीजिंग से कुआलालंपुर जा रहा था आज से कुछ साल पहले, वो आज तक नहीं मिला। 300-350 यात्रियों से भरा हुआ है और आज तक किसी का कंकाल नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वो विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के क्षेत्र में चला गया है जहां से ध्वनि का कोई सिग्नल मिलता नहीं है। इस जोन को हम लोग कहते हैं साइलेंस जोन। कौन जोन कहते हैं? साइलेंस समझते हैं ना? हम लोग कहते हैं ना ए साइलेंस, मेंटेन साइलेंस, मतलब चुपचाप, ध्वनि का कोई सिग्नल मत छोड़ो। साइलेंस जोन का मतलब होता है निरीव क्षेत्र। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? निरीव क्षेत्र होता है जहां से ध्वनि का कोई सिग्नल मिलता नहीं, जहां से ध्वनि का कोई सिग्नल नहीं मिलता। कहते हैं, गौर फरमाइएगा, जब समान तीव्रता और समान आयाम की दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर कंपन की तीव्रता महत्तम और कहीं पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है। कहीं पर महत्तम और कहीं पर शून्य, कहीं पर महत्तम और कहीं पर शून्य होती। और यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। जहां पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहां पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है और डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। और इस जगह पर साइलेंस जोन का निर्माण हो जाता है। और इसीलिए कभी कभी समुद्र में जो जहाज खो जाता है वो सोनार के द्वारा मिलता नहीं। अभी भी टाइटेनिक गुम हो गया, न्यूज में आ रहा है खूब, अभी भी उसको जो खोजने गया वो नहीं मिल रहा है। टाइटेनिक को जो खोजने गया था वो भी अभी मिल नहीं रहा। अब कुछ तो हो गया, मिल ही नहीं रहा है। और उसमें बहुत सारा करोड़पति लोग भी थे। क्या जरूरत है पानी में जाने का? इतना 29% स्थल एक मन ने भर रहा है। हमरा चला एगो बहुत सारा क्रूज वगैरह है, गोडिल्ला क्रूज तो है ही, क्रूज सब लेके जाता है। 3-3 दिन तक तुमको रखेगा अथिये पे, समुद्र में। अपना घूमो फिरो, नहाओ धो, जरा सा ऊंच नीच होगा जिंदगी भर नहाते रहो, मामला गड़बड़ा जाएगा। एक बार हम ही नाव पे गए थे यहाँ गंगा किनारे, तुम लोग बताए थे, उचला चढ़ तो गए, स्टार्टे नहीं हुआ। उस साइड में जो इस साइड से शिप नहीं खड़ा है उससे वो जाके टकराने लगा। जा रहा था उधरे, मतलब स्टार्ट होगा तब ना उधर जाएगा, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ, नाव खोल दिया, खोल के तब वो लोग स्टार्ट करता था। अब हमारा हैंडल स्टार्ट हो नहीं रहा। उसमें चला, बहुत सारे लोग सवार थे, 12-14 लोग सवार थे। अब उस टाइम पतंग उत्सव चलता है उस पार में, गंगा के उस पार में, मकर संक्रांति के टाइम में। उसी में हम भी चले गए देखने के, चलो भाई देखने जाते। समझो कि सब इतना बाप 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 करने लगा, के केकरा पकड़ रहा था कहना मुश्किल। उसमें बहुत सारे कपल्स भी थे, सब अपना अपना छोड़ के दूसरा को पकड़ रहा। अब चला मामला ये हुआ कि हमरा चला तैरने आता नहीं है। आज समझो गंगा जैसा मामला गड़बड़ा जाता, वो एकदम जाके उसमें टकराता जो सीप रखा हुआ है, और हम लोग मर जाते हैं। हम तो मरिए जाते क्योंकि हमको तैरने आता है। उसमें जो लोग सवार थे वो लोग, कुछ लोगों को तैरने भी आता था। तो ई फन के ओकरा
गोदी में उफान के ओकरा गोदी में चढ़ रहे हैं। जान बचे तो लाख उपाय। अब चला तब क्या किया जाए, तो फिर उसको जो है, हम चूंकि इंजीनियर आदमी हैं तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ता है। हमको लग गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाव का जो है गड़बड़ा रहा है, नाव वहां टकराने से पहले पलट जाएगा। तो फिर हम सबको बोले कि जो जहां है वहीं अस्थिर हो, खूब जोर से चिल्ला दिए। और उसके बाद उसका जो कान होता है, अगर जहां तेल डालते हो, फिल्टर वाला तेल लेके अगर कान में डाल के मारे स्टार्ट, भोक 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 स्टार्ट। क्योंकि तो मेरे पास पंप सेट था, मेरा नाम है बचपन में था हैंडल। मेरे चाचा लोग मेरा नाम रखे थे हैंडल, ताकि हम भर दिन अपना मशीन लेके भाड़ा चलाते रहते थे। तो सब कहते आप हैंडल लिए, आप मार दिए, स्टार्ट हो गया सब। बच्चे उस दिन से हम कान पकड़े चला, सब कर्म करेंगे, नाव पे ना चढ़ेंगे। लेकिन अगर वो जैकेट्स दे देता है, लाइफ जैकेट अगर दे देता तब कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कुछ देवे नहीं करता है, लोड अंधुन कर लेता है। लेकिन आप चले जाइए बिहार से बाहर कहीं भी, आप नाव पे अगर चढ़िएगा तो आपको लाइफ जैकेट देगा। लाइफ जैकेट देगा तो पलट भी जाएगा तो आप डूबिएगा नहीं, ये ना होना चाहिए। लेकिन यहां कहता नहीं, अगर आप पलट जाते हैं तो आपको गंगा स्नान करना ही पड़ेगा। कहते हैं, अब गौर फरमाइएगा, तो ये जो विनाशी व्यतिकरण है, यहां जो चीजें मिली वो फिर कभी नहीं मिली। तो आपको कहेगा कभी कभी समुद्र में जहाज नहीं मिल पाता है व्यतिकरण के कारण, कि विनाशी व्यतिकरण। अब देखें, कहते हैं ध्वनि का व्यतिकरण, जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है। यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण। कभी कभी समुद्रों में जहाज नहीं मिल पाते हैं क्योंकि जहां तीव्रता शून्य होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। यहां पर विनाशी व्यतिकरण होगा और निरीव क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। कौन क्षेत्र का? निरीव क्षेत्र बोले तो साइलेंस जोन ना। यहां पर जब जहाज आ जाएगा तो मिलेगा, नहीं मिलता है। आपको कहेगा कभी कभी नहीं मिल पाता है, किसके कारण? विनाशी व्यतिकरण के। किसके कारण? विनाशी व्यतिकरण के कारण। अब एक बात बताइए, एक होता है ध्रुवन। क्या होता है? चलो जी, आप कहेगा ये ध्रुवन क्या होता है? ध्रुवन होता है, चला जी, कि किसी भी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। जैसे किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है। जैसे ये मान लीजिए मोबाइल है, ये फ्लैश लाइट है ना। इसको हम जिधर चाहेंगे, हमारा मन करेगा कि करिया पे दें तो 1 रुपये दे देंगे, मन करेगा गोरका पे दें तो गोरका पे दे देंगे, जिन्हें मन करेगा उन्हें भेज देंगे। इसको निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर हम अपनी ध्वनि को कहें कि खाली इन्हें मत जाओ, इन्हें नहीं जाओ, ये संभव है? तो किसी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवन है। प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है, ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, क्योंकि इसको किसी निश्चित दिशा में नहीं भेजा जा सकता है। किसको नहीं भेजा जा सकता? ध्वनि को कि प्रकाश को? ध्वनि को किसी निश्चित दिशा में भेजा नहीं जा सकता। अगर ऐसा रहता चला कि इधर पैसा कम दिया है इधर कम जाएगा, इधर पैसा ज्यादा दिया है ज्यादा जाएगा, ऐसा हो सकता है? लेकिन प्रकाश को निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है। जैसे आप डीम डीपर कभी चलाए हैं? गाड़ी का गाड़ी चलाए हैं, चलाते हुए देखे हैं? तो डीपर जलाता है, देखिएगा रोशनी ऐसे रहता है, इससे हो जाता है। तो निश्चित दिशा में भेजे कि नहीं भेजे? यानी प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है कि नहीं होती है? प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है, जबकि ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेजा जा सकता। ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना होती है? नहीं होती। अब प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य? अनुप्रस्थ है। और ध्वनि क्या है? अनुदैर्ध्य है। यानी प्रकाश या अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है, जबकि ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। बोलेंगे प्रकाश या अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती कि नहीं होती, जबकि ध्वनि और अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती।
ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है ना हवा में। अब चला, इसका मतलब हमरा में और बंदर में की अंतर है? एक के है, मारेंगे एकदम मारे। हम और बंदर एक के हैं रे। जाएगा बोरा में फिजिक्स, फिर हमरा ने कहना। बोलो, हमरा और बंदर में अंतर है, मेरे पास पूंछ नहीं है, उसके पास पूंछ है। बाकी सब समान हमरो पास है, ओकरो पास है। दूगो हाथ, दूगो पैर, दूगो आंख, दूगो एगो नाक, दूगो कान नहीं है। तो गौर फरमाइएगा, जो चीज हमारा पास है वो चीज ओकरो पास है नहीं है। लेकिन मेरे पास पूंछ है नहीं ना है, और उसके पास पूंछ है। तो यही अंतर है हमारे और बंदर के बीच। तो कहेगा आपको कि किसी चीज में अंतर इस बात से दर्शाया जाता है कि एक के पास है और दूसरे के पास नहीं है। बोलो रे। तो ध्रुवन की घटना एक के साथ होती है और दूसरे के साथ नहीं होती है। एक के साथ होती है और दूसरे के साथ नहीं होती है। तो इसका मतलब ध्रुवन की घटना के द्वारा ही दोनों में, आदमी और बंदर में अंतर किया जा सकता है। ध्रुवन की घटना के द्वारा प्रकाश और ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। ध्रुवन की घटना के द्वारा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर किया जा सकता है। बुझा रहा है? पक्का। ध्रुवन की घटना के द्वारा प्रकाश और ध्वनि में अंतर किया जा सकता है। बोलो रे। ध्रुवन की घटना के द्वारा अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर किया जा सकता है। बोलो। ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, निश्चित दिशा में इसको नहीं भेजा जा सकता, लेकिन प्रकाश को निश्चित दिशा में भेजा जा सकता। इसलिए प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है और किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजना ही ध्रुवन है। बोलो। कहते हैं किसी तरंग को किसी खास दिशा में भेजना क्या कहलाता है? ध्रुवन कहलाता। ध्वनि तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं, जबकि प्रकाश तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती है। अनुदैर्ध्य तरंग के साथ, अनुदैर्ध्य बोले ध्वनि ना, अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि अनुप्रस्थ तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती। बोलो हाँ या ना। वेव एंड साउंड का नोट्स डाल दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। अब बुक जो लोग ऑर्डर किए हैं, जिसके पास बुक नहीं है बुक ऑर्डर कर लीजिए। बुक आपको 15 दिन से 1 महीना में पहुंचेगा। 1 महीना तक किसी भी प्रकार का कॉल या अंदेशा न करें। अब आते हैं चला मैक नंबर में। फोन नंबर में एक बात बताइए, एयरपोर्ट के आसपास बिल्डिंग देखे हैं? एयरपोर्ट प्लेन पे चढ़े हैं? नहीं। कौन कौन चढ़ा है? हाथ खड़ा करो। एक दो लोग चढ़े हैं। कौन कौन देखा है आंख से रियल में ऊपर में उड़ते हुए? अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग देखे होंगे। अच्छा वो छोड़िए, एयरपोर्ट देखे हैं? एयरपोर्ट पे जब आप जाइएगा, हम भी चला 2 या 3 बार चढ़े हैं। नहीं 2-3 बार नहीं, 4-6 बार चढ़े, 6-7 बार चढ़े हूं। लेकिन बड़ा बढ़िया चीज है। तुम समझो कि यहाँ पर तुम चाय पियो, चाय पी के बैठो 12 बजे, 1:30 बजे तुम चेन्नई रहोगे, 12 बजे यहाँ बैठो और 2 बजे तुम मुंबई रहोगे। कितना बढ़िया चीज है। लेकिन चला डरो उतने लगेगा। ऊपर में अगर कहीं छोड़ दिया या जरा सा ऊंच नीच हुआ तो बोरा में जाने के लिए भागियो नहीं पाओगे। कहां भागोगे? मेरा एगो दोस्त है, उसके पास बहुत पैसा है, वो ट्रेन से चढ़ लेगा लेकिन प्लेन से। वो कहता है जाएंगे कहाँ अगर कुछ हो जाता है। बात भी सही है ना। चला कोई भी कंपनी है, विमान की कंपनी है, तो वो चला थोड़ा खराबो हो जाता तो चलाते रहेगा। मान लो जरा सा वो तो अपना घर पे सुतल रहेगा, यहाँ तो लोग मरेगा, जरा सा आग लगेगा, खत्म कहानी। अब क्या मामला है कि आप देखिएगा एयरपोर्ट के आसपास घर बहुत बड़े नहीं होते हैं। अगर आप जैसे यहाँ आप घर बनाइएगा पटना में, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, जे मन होता है से बनाइए।
मन होता है इतना गली छोड़िए, मन होता है 6 मंजिल कर दीजिए, मन करता है 7 मंजिल कर दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं। यही आप कलकत्ता चले जाइए, कलकत्ता में देखिएगा जो भी लोग घर बनाते हैं 20 फीट रोड रहबे करेगा, और साइड से 5-6 फीट उसको छोड़ना पड़ेगा तभी वो घर बना सकते। चारों तरफ छवे, यहाँ तो एक मकान में वो सटल है और ओकर मकान में वो सटल है। एयरपोर्ट पे आप चले जाइएगा तो आपको 2 मंजिल से ज्यादा बड़ा इमारत नहीं मिलेगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा इसलिए कि ये अगर मान लीजिए कि मकान है, क्या है ये मान लीजिए प्लेन है, प्लेन तो ध्वनि उत्पन्न करता है, बहुत अधिक कंपन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? प्लेन में आप चढ़िएगा तो बहुत ज्यादा कंपन उत्पन्न करता है, वाइब्रेशन जनरेट करता है। तो वाइब्रेशन जनरेट करता है, तो ये अगर मान लीजिए घर है आपका, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन जनरेट करेगा तो धीरे धीरे घर में क्रैक्स आ जाएगा, टूट नहीं जाएगा। अमेरिका में एक ट्राइकोमा नाम का पुल था, वो कंपन से गिर गया। वहां इतना ध्वनि जनरेट होता था कि ध्वनि के कंपन से वो गिर गया। तानसेन का नाम सुने हो? तानसेन जब गाना गाते थे तो इतना तेज गाते थे कि कांच का गिलास गिर के टूट जाता था। तो समझ रहे हो, कांच का गिलास से कहता गिर के टूट जाता है। कुछ लोग कहते थे कि तानसेन जब गाना गाता था दिया बुझ जाता था। ऐसा कोई सीन नहीं था। तानसेन जब गाना गाते थे तो कांच के बर्तन गिरकर टूट जाते थे, इतना कंपन वो जनरेट करते थे। अमेरिका में ट्राइकोमा नाम का एक पुल है, वो कंपन के कारण गिर गया। क्योंकि कंपन, आप चलाइए घर को डेली तनी तनी हिलाएंगे, बचेगा ये, क्रैक्स आ जाएगा और गिर जाएगा। तो ये जो वायुयान जो उच्च वेग से चलता है, तो वो अपने उसके वेग के निर्धारण के लिए हम लोग मैक नंबर का उपयोग करते हैं। जैसे अगर आप घर बना रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास, तो एक तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एनओसी लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एक आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी एनओसी लेना पड़ेगा, तभी आप घर बना सकते हैं, अन्यथा आप नहीं बना सकते। एयरपोर्ट अथॉरिटी ये देखेगी किस लोकेशन में आपका घर है, कितना वाइब्रेशन वहां आ सकता है, उस हिसाब से आपको परमिशन मिलेगा क्या बनाने का, घर बनाने। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ये जो कैलकुलेट करती है कि कितना कंपन जनरेट होगा, उस नंबर का नाम है मैक नंबर। कौन नंबर? मैक नंबर। तो ये जो अपने पीछे ये प्रघाती तरंग छोड़ती है, शॉकिंग वेव्स छोड़ती है। शॉक समझते हो? क्या होता है शॉक? शॉक बिजली का शॉक देखे हो? ऐसे लगा तो क्या है? कंपन है। तो प्रघाती तरंग, शॉकिंग वेव्स, प्रघाती तरंग, या इसी को हम तरंग बूम कहते हैं। ध्वनि बूम छोड़ता है, इससे इमारतों को नुकसान पहुंचता है। इसी को जब, चूंकि वायुयान उच्च वेग से जाता है कि निम्न वेग से, तो वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए या उच्च वेग के निर्धारण के लिए हम लोग जिस नंबर का उपयोग करते हैं, उस नंबर का नाम है कौन नंबर? मैक। मैक नंबर बराबर फॉर्मूला होता है वायुयान की चाल, वायुयान की चाल अब बटा ध्वनि का वेग। वायुयान की चाल अब बटा ध्वनि का क्या? वेग। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है वायुयान की चाल अब बटा ध्वनि का वेग। अगर मैक नंबर का मान 1 से कम हुआ, 1 से कम हुआ, तो इसको अध्वनिक विमान कहते हैं। अध्वनिक मतलब नहीं हो ध्वनि, कम ध्वनि होता है, तो मैक नंबर का मान 1 से कम होता है। अगर मैक नंबर का मान 1 से अधिक हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ध्वनिक विमान। अगर मैक 1 के बराबर हो गया, तो 1 के बराबर हो गया। अगर मैक नंबर का मान 1 से बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग पराध्वनिक विमान कहते हैं। अगर मैक नंबर का मान 5 से बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग अति पराध्वनिक विमान कहते हैं। कौन विमान कहते हैं? चला, अति पराध्वनिक विमान। देखो, अगर मैक नंबर का मान 1 से कम हुआ तो अध्वनिक विमान, 1 के बराबर हुआ ध्वनिक, 1 से ज्यादा हो गया पराध्वनिक, अब 5 से ज्यादा हो गया
अति पर। ई विमान कहीं नहीं है पूरे विश्व में। अगर ये विमान होगा तो यहां से दिल्ली जाने में हमको 30 से 35 सेकंड लगेगा, 35 से 40 सेकंड। ये विमान इसीलिए संभव नहीं है। ये विमान है भारत में भी, पराध्वनिक विमान, और ये बहुत अधिक ध्वनि छोड़ता है अपने पीछे। तो पराध्वनिक विमान अपने पीछे जो ध्वनि बूम छोड़ता है, जो शॉकिंग वेव छोड़ता है, इससे इमारतों को क्या होता है? नुकसान होता है। कौन विमान? पराध्वनिक विमान। पराध्वनिक विमान का मैक नंबर कितना से ज्यादा है? 1 से ज्यादा। सबसे ज्यादा इसका क्वेश्चन आता है, मैक नंबर का उपयोग वायुयान की चाल के निर्धारण के लिए किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछता है। दाब और ताप की समान स्थिति में वस्तु और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। यह अनुपात वायुयान की चाल और ध्वनि के वेग का है। किसका किसका अनुपात है? वायुयान की चाल और ध्वनि का वेग। मैक नंबर 1 से कम होगा अध्वनिक, मैक नंबर 1 के बराबर होगा ध्वनिक, मैक नंबर 1 से ज्यादा होगा पराध्वनिक, मैक नंबर 5 से ज्यादा होगा अति पराध्वनिक। बोलो। कहते हैं पराध्वनिक विमान आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, क्योंकि पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग शॉकिंग वेव्स या ध्वनि बूम छोड़ते हैं, जिसके कारण इमारतों को क्या हो जाता है? नुकसान। इसीलिए इसको देखना, तुम हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ता है, जबकि एरोप्लेन बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ता है। काहे? क्योंकि वो अपने पीछे बहुत अधिक कंपन छोड़ता है, जिससे इमारतों को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। ठीक है, ये सब नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा मैक नंबर। वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? मैक नंबर। कौन नंबर का? कभी कभी समुद्र में जहाज नहीं मिल पाता व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? ध्वनि के साथ ध्रुवण की घटना नहीं होती, क्योंकि उसको किसी निश्चित दिशा में भेजना संभव नहीं है। जबकि प्रकाश के साथ ध्रुवण की घटना होती है, क्योंकि उसको किसी निश्चित दिशा में भेजना संभव है। तो यानी ध्वनि और प्रकाश में अंतर किस घटना के द्वारा? ध्रुवण की घटना। किसके द्वारा? रात में ध्वनि दूर तक जाता है, दिन में कम दूर तक, अपवर्तन के कारण। किसके कारण? किसके कारण? अपवर्तन के कारण। क्लियर है? आप प्रतिध्वनि और अनुरणन जो है ये परावर्तन का उदाहरण है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? इस सबको प्रतिध्वनि अनुरणन को अब्सॉर्ब करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं ध्वनि अवशोषक पदार्थ, जिसको एकॉस्टिक कहते हैं। सबसे अच्छा एकॉस्टिक कौन है? कॉर्क सबसे अच्छा एकॉस्टिक होता है। कौन? कौन? कॉर्क ध्वनि का सबसे अच्छा अवशोषक होता है। कौन? 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 कॉर्क ध्वनि का क्या है? सबसे अच्छा अवशोषक। क्लियर है? ग्रीन मफलर परियोजना किससे संबंधित? ध्वनि विज्ञान से। और एकॉस्टिक विज्ञान भी ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। एकॉस्टिक विज्ञान किससे संबंधित है? क्लियर है? परावर्तन के फलस्वरूप तीव्रता और आयाम में कमी आती है। क्या आती है? परावर्तन क्या है? किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना परावर्तन, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना अपवर्तन। क्लियर है? पक्का? प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम दूरी कितना? 16.6 मीटर या 17 मीटर, दोनों ऑप्शन में रहेगा। 16.6 मीटर मारना है। क्लियर? मैक नंबर वायुयान के चाल के निर्धारण के लिए। थैंक यू वेरी मच।